हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। शुरुआत कर रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 के साथ में। क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रांसफर प्राइसिंग. So Marian Limited has two divisions, Division A and Division B. Division A produces product Z, which it sells to external market and also to Division B. Divisions in the Marian Limited are treated as profit centers, and divisions are given autonomy to set transfer prices and to choose their supplier. Performance of each division measured on the basis of target profit given for each period. Division A can produce 1 lakh units of product Z at full capacity. Demand for product Z in the external market is 70,000 units only at selling price of rupees 2500 per unit. To produce product Z, Division A incurs rupees 1600 as variable cost per unit and total fixed overhead of rupees 4 crores. Division A has employed rupees 12 crores as working capital. Working capital is financed by cash credit facility provided by its lender bank at 11.5% per annum. Division A has been given a profit target of rupees 2 crores 50 lakhs for the year. Division B has found two other suppliers, R Limited and S Limited, who are agreed to supply product Z. Division B has requested a quotation for 40,000 units of product Z from Division A. What is required from our side is to first calculate the transfer price per unit of product Z that Division A should quote in order to meet target profit of the year. Then calculate the two prices Division A would have to quote to Division B if it became Marian Limited policy to quote transfer prices based on opportunity cost. तो दोनों अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं. सबसे पहले अपन कैलकुलेट कर रहे हैं कि अपना टारगेट प्रॉफिट क्या है. ओके, टारगेट प्रॉफिट अपने को बताया हुआ है 2 crores 50 lakhs. उसके बेसिस पर अपने को बताना पड़ेगा कि कितना ट्रांसफर प्राइस अपन कोट कर सकते हैं. ऑलराइट, सो इंटरेस्ट कॉस्ट अपन सबसे पहले हटा देते हैं वर्किंग कैपिटल के ऊपर. 12 crores का वर्किंग कैपिटल है, 11.5% पे उसका इंटरेस्ट लग रहा है, वो अपन ने इसमें से माइनस किया. फिक्स्ड ओवरहेड को भी इसमें से माइनस किया तो टारगेट कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा. टारगेट कंट्रीब्यूशन में से अपन क्या क्या चीज़ें हटा रहे हैं ताकि अपने को ट्रांसफर प्राइस मिल जाए. तो सबसे पहले अपन जो एक्सटर्नल सेल्स से कंट्रीब्यूशन अर्न कर सकते हैं. सो योर प्राइस इज 2500, 1600 इज योर वेरिएबल कॉस्ट और आप एक्सटर्नल सेल्स कितना कर रहे हो? 60,000 यूनिट्स का आप एक्सटर्नल सेल्स कर रहे हो. ओके, ऐसा क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि 1 लाख यूनिट्स का आपका कैपेसिटी है मैन्युफैक्चर करने का और 70,000 का एक्सटर्नल डिमांड है. बट अगर 40,000 का इंटरनल आ गया तो आप 60,000 ही बाहर सेल कर पाओगे. राइट, सो 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 900 ये आपका देगा कंट्रीब्यूशन अर्न फ्रॉम एक्सटर्नल सेल्स. फिर इंटरनल सेल्स से अपन कंट्रीब्यूशन कितना चाह रहे हैं वो अपन निकालते हैं. सो अपना पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितना आता है प्रोडक्ट जेड से. तो अपना जो रिमेनिंग रह गया ना 2 crores 48 lakhs, वो 2 crores 48 lakhs को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 40,000 से, तो मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा प्रोडक्ट जेड का, वो आया 620. इसको मैं ऐड कर दूंगा मेरे वेरिएबल कॉस्ट के अंदर तो मेरे को ट्रांसफर प्राइस मिल जाएगा. My variable cost is 1600, contribution required is 620, तो आ गया 2220. इस तरह से हमने ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट किया. उसके बाद अपने को बताया हुआ है कि अगर अपने को दो प्राइस देनी होती तो दो प्राइस कैसे देते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इंक्लूड करके. सो पहले 30,000 यूनिट्स को सप्लाई करने में तो किसी तरह का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है. सो आप मार्जिनल कॉस्ट पर उसको सेल कर पाते, वो हो जाता है 1600. राइट, बट रिमेनिंग 10,000 में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व होता है क्योंकि यहाँ पर आप एक्सटर्नल सेल्स को फॉरगो करते हो. तो यहां पर मार्जिनल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हो जाएगा. तो इसमें आप लिख सकते हो 1600 प्लस 900 इज इक्वल्स टू 2500. ऑलराइट, सो आपने ये दो प्राइस भी बता दी. इस तरह से इसका कैलकुलेशन होता है. चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम ट्रांसफर प्राइसिंग. अ मैन्युफैक्चरर हैज टू डिविजन्स, डिविजन ए एंड डिविजन बी. Division B produces components that are used by both Division A as well as external customers. Division A gets its entire requirement for the component from Division B. The annual production capacity of Division B is 1 lakh units. The division operates at full capacity with no inventory at the beginning and end of the year. यानी कि जितना बन रहा है 1 लाख यूनिट ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, उतना का उतना सेल कर रहे हैं. इट सेल्स इट्स कंपोनेंट्स टू एक्सटर्नल कस्टमर्स एट रुपीज 4,000 पर यूनिट. वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द कंपोनेंट इज 2,750 यानी कि 2,750. इंटरनली इट ट्रांसफर्स इट कंपोनेंट्स टू डिवीजन ए फैक्टरिंग एनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ लॉस्ट सेल्स. Total sales of Division B were 36 crores, of which sales to external customers was 20 crores. So 16 crores का internal sales से revenue generate हुआ है. As per company policy, demand from Division A has priority over external customers. This year, there was an additional demand from external customers for 18,000 components.
उसके बाद अपने को बताया however since division B operated at full capacity this demand was not catered to। तो अपने को क्या रिक्वायर्ड है, सबसे पहले एनालाइज करना है द सेल्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज एंड यूनिट्स मेड बाय डिवीजन बी टू बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल कस्टमर्स। देन वी हैव टू रेकमेंड द ट्रांसफर प्राइसिंग रेंज दैट वुड प्रमोट गोल कॉन्ग्रुएंस बिटवीन डिवीजन ए एंड डिवीजन बी। देन वी हैव टू डिस्कस द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन एक्सटर्नल डिमांड ऑन द ट्रांसफर प्राइस फॉर द कंपनी अज्यूमिंग द करंट पॉलिसी कंटिन्यूज। ओके, तो एक्सटर्नल डिमांड का इफेक्ट भी बताने थर्ड पार्ट में, रेंज बताना है ट्रांसफर प्राइसिंग का, और फर्स्ट पार्ट में अपने को एनालिसिस करना है सेल्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज और यूनिट्स का। इसका सोल्यूशन कितना हो जाएगा, तो सोल्यूशन निकालने के लिए अपने को थोड़ा सा एनालिसिस बताना पड़ेगा। जैसे कि 20 करोड़ का अपन ने सेल्स किया है ओनली बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कस्टमर्स, सो वो 20 करोड़ का सेल हुआ है, 4000 पर यूनिट का अपना रेट है एक्सटर्नली अगर अपन लोग सेल करते हैं तो। सो अपने नंबर ऑफ यूनिट्स वहाँ से निकल जाएंगे 20 करोड़ डिवाइडेड बाय 4000, राइट। तो वहाँ से नंबर ऑफ यूनिट्स निकले, टोटल अपना प्रोडक्शन 1 लाख यूनिट्स का होता है, तो जो रिमेनिंग रह गया उसमें आपने डेफिनेटली प्रोवाइड किया होगा अपने दूसरे डिवीजन को। ओके, तो आपने इंटरनली सेल किया है और इंटरनली आपने सेल किया 16 करोड़ का, राइट। सो 16 करोड़ डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स जो आपने उसको सेल किए इंटरनली, उसकी वजह से आपका रेट निकल जाएगा कि इंटरनल रेट आपने क्या रखा है सेल करने का। सो ये आपका एनालिसिस हो गया। सेकेंडली आपको ट्रांसफर प्राइसिंग रेंज बताना है दैट वुड प्रमोट गोल कॉन्ग्रुएंस बिटवीन डिवीजन ए एंड डिवीजन बी। तो इसमें सबसे पहले तो आप मिनिमम ट्रांसफर प्राइस लेके आ जाओगे, और मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होता है आपका, हमेशा मार्जिनल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर कुछ हुआ है तो, ठीक है। और आपका मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस हो जाएगा। सो मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होता है कि आपका या तो नेट मार्जिनल रेवेन्यू या फिर एक्सटर्नल मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, तो उसके बेसिस पर आप ट्रांसफर प्राइस निकाल दोगे। ट्रांसफर प्राइस का रेंज हो जाएगा आपके मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक का। ओके, सो ये आपका नॉर्मल कैलकुलेशन होगा जैसे कि अपन हर क्वेश्चन के अंदर करते हैं, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। एंड द थर्ड पार्ट इज अपने को बताना होगा इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन एक्सटर्नल डिमांड ऑन द ट्रांसफर प्राइस फॉर द कंपनी अज्यूमिंग द करंट पॉलिसी कंटिन्यूज। तो यहाँ पर पॉलिसी क्या है कि वो सेल करेगा सबसे पहले इंटरनली, बट कौन सी प्राइस पर सेल करेगा वो प्राइस रखता है अकॉर्डिंगली कि उसको लॉस्ट कंट्रीब्यूशन कितना रहा, तो अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट करते हुए वो प्राइस डिसाइड करेगा, राइट। तो उसका इफेक्ट अपने को बताना है। यहाँ पर 18,000 कंपोनेंट्स का एक्स्ट्रा डिमांड था, उसके ऊपर अपना कंट्रीब्यूशन कितना लूज होता है वो अपन यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, तो अपने को इफेक्ट देखने को मिलेगा कि आपका ट्रांसफर प्राइस कितना चेंज हो गया। सो सिंपल क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको ओरली डिस्कस कर लिया है। उसके बाद अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एपीसी लिमिटेड हैज 2 divisions, division X and division Y with full profit responsibility. Division X produces components JEX which is supplied to both division Y and external customers. Division Y produces a product called Jextin, G-E-X-T-I-N, I'm reading it as Jextin, which incorporates component JEX. For 1 unit of Jextin, 2 units of component JEX and other materials are used. Till date, Division Y has always bought component JEX from Division X at rupees 50 per unit, since the lowest price of which the component JEX could have been bought by Division Y was rupees 52 per unit. Division X charges the same price for component JEX to both Division Y and external customers. However, it does not incur selling and distribution cost when transferring internally. सो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बच जाता है इंटरनल ट्रांसफर में। उसके बाद अपने को बताया डिवीजन वाई हैज रिसीव्ड अ प्रपोजल फ्रॉम अ न्यू सप्लायर हु हैज ऑफर्ड टू सप्लाई कंपोनेंट जेक्स एट रुपीज 47 पर यूनिट at least for the next 3 years. Manager of Division Y requests the manager of Division X to supply component X at or below rupees 47 per unit. Manager of Division X is not ready to reduce the transfer price since the divisional performance evaluation is done based on profit margin ratio of the division. The following additional information is made available to you. अपने को component X का इन्होंने पूरा कॉस्ट डेटा दिया हुआ है, Jextin का भी अपने को कॉस्ट डेटा दिया हुआ है। चलते हैं अपने थोड़े से डेटा के बाद रिक्वायर्ड पोर्शन पे। रिक्वायर्ड में हमें बताया कैलकुलेट द प्रेजेंट प्रॉफिट ऑफ ईच डिवीजन एंड द कंपनी एज अ होल, तो वो आप कर सकते हो, सिंपली कैलकुलेशन करना है, अपन चलेंगे उसके कैलकुलेशन कैसे हो रहा है वो देख लेंगे। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑन द टोटल एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ ईच डिवीजन एंड द कंपनी एज अ होल इफ डिवीजन वाई एक्सेप्ट्स द ऑफर ऑफ द न्यू सप्लायर। और थर्ड में बताना इन द चेंज्ड सिनेरियो डिस्कस व्हाई द टॉप मैनेजमेंट शुड इंटरवीन एंड एडवाइस अ सूटेबल ट्रांसफर प्राइस फॉर कंपोनेंट जेक्स फॉर रिजॉल्विंग ट्रांसफर प्राइसिंग कॉन्फ्लिक्ट व्हिच प्रमोट्स गोल कॉन्ग्रुएंस थ्रू एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ द कंसर्न डिवीजन। ठीक है, चलते हैं सोल्यूशन के ऊपर। सो यहाँ पर सोल्यूशन अपने को देखने को मिलता है डिवीजन एक्स, डिवीजन वाई। अपन सबसे पहले निकाल रहे हैं प्रॉफिट और पूरी कंपनी का भी निकालना है। तो आपका एक्सटर्नल डिमांड आपके पास में है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको दिया हुआ है, सो सेल्स आप निकाल सकते हो, वेरिएबल कॉस्ट आपको सारी की सारी प्रोवाइडेड है, और उसके बाद आपका कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल जाएगा। सिर्फ एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप डिवीजन एक्स का कैलकुलेशन कर रहे हो इंटरनल सेल्स का, तो वहां पर आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इनकर नहीं करते हो, तो वो जीरो हो जाता है, राइट। और उसके हिसाब से आपको कॉन्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट
कैलकुलेट करना पड़ेगा। अल्टीमेटली एनुअल फिक्स कॉस्ट को आप माइनस करोगे और आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। सो ये था इजी पार्ट। इसके बाद अपने को बताया हुआ है कि अगर डिवीजन वाई परचेज करता है एक्सटर्नल मार्केट से तो फिर किस तरह से अपने को प्रॉफिट देखने को मिलता है। सो एनुअल एक्सटर्नल डिमांड डिवीजन एक्स का है 3 लाख, डिवीजन वाई का है 1,20,000, सेलिंग प्राइस अपने पास में है, सेल्स निकल जाएगा। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट को ही तो माइनस करना है। वेरिएबल कॉस्ट में सब कुछ वैसा का वैसे रहने वाला है, सिर्फ कंपेरेंट जेक्स के अंदर आपको जो नंबर ऑफ यूनिट्स है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसको 47 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो आपका प्राइस यहाँ पर 47 रहने वाला है, ओके। तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करोगे, कॉन्ट्रीब्यूशन निकल जाएगा, फिर आप एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट को उसमें से माइनस करोगे तो आपका प्रॉफिट भी आ जाएगा। अब आप देख रहे हो आपका शुरुआत में प्रॉफिट था 75,20,000 और इसके बाद अपने को यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलता है 40,80,000। सो किस तरह से ट्रांसफर प्राइसिंग कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगे उनके मैनेजर्स, वो अपने को डिस्कस करना पड़ेगा वहां पर। तो अपने को बताया हुआ है कि अगर अपने को किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना है तो वो किस तरह से किया जा सकता है, ओके। वो 2 तरीके अपने को बताए हुए हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कशन लिखना पड़ेगा और ये क्यों करना जरूरी है, ये आपको डिस्कशन करने के लिए एक एनालिसिस या फिर टेबल आपको शो करनी पड़ेगी और उसमें आप क्या बताओगे कि अगर डिवीजन एक्स रेडी हो जाता है सेल करने के लिए बिलो 47 या एट 47, ऐसा क्यों करेगा वो? क्योंकि अगर अपन यहाँ से उसके कॉस्ट डेटा में से देख रहे हैं तो उसका जो टोटल कॉस्ट आता है वो कितना आता है, अपन थोड़ा सा यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं अपने एनालिसिस के लिए। तो आप देख रहे हो यहाँ पे अदर मटेरियल का कॉस्ट है 12, डायरेक्ट लेबर है 16, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है 2। सो 28 + 2 इज 30 रुपीज़ और 30 रुपीज़ का यहाँ पर उसको वेरिएबल कॉस्ट इनकर करना पड़ रहा है। सो अगर आप मिनिमम ट्रांसफर प्राइस निकालते हो तो 30 प्लस समथिंग जो उसका लॉस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। सो वो हो गया उसका मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। आप मैक्सिमम निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, बट अपन मिनिमम के बेसिस पर ही अपना एनालिसिस लिख सकते हैं कि 47 से बहुत कम पे जा रहा है उसका मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। सो इट शुड बी रेडी टू सेल एट 47 पर यूनिट टू डिवीजन वाई, राइट। ये आपका एनालिसिस आप प्रेजेंट करोगे। इसमें आपको फिगर्स डेफिनेटली इंकॉर्पोरेट करनी है, जैसे अपन ने अभी बात करी ना कि इसका मिनिमम प्राइस क्या निकलता है। अगर अपन मिनिमम प्राइस कैलकुलेट करते हैं तो डेफिनेटली इसका जो टोटल कॉस्ट आ रहा है वो 30 आ रहा है वेरिएबल, क्योंकि 4 रुपए का जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो कंप्लीटली अवॉइड कर पा रहा है ना इंटरनल में, तो कॉस्ट बहुत कम है। और उसके हिसाब से अगर अपन देखते हैं कि कुछ एक्सटर्नल डिमांड फॉरगो कर रहा होगा तो उसका अपन लॉस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ओके। वो ऐड कर दिया, उसके बाद भी बहुत सस्ता पड़ता है 47 के कंपैरिजन में, तो फिर 47 पर वो सेल कर सकता है, ओके। सो इस तरह से आप अपना एनालिसिस प्रेजेंट करोगे और फिर बताओगे कि क्यों रिजॉल्व करना जरूरी है। वो अपन ने बता ही दिया नंबर्स को यूज करके, और कैसे रिजॉल्व कर सकते हो अगर वो पूछा है तो आप वो भी लिख सकते हो कि अपन ट्रांसफर प्राइसिंग कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। वो 2 तरीके अपने, वो दोनों तरीके आपको मेंशन करना है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Established in the year 1999, FF Company is the pioneer of fast food in Southampton. It delivers a truly fresh, affordable, made-to-order sandwiches, burger and other meal in a friendly and relaxed environment. The popularity of the sandwiches, burger, etc. continued to grow over the decades, but one thing remained the same, and that was its core values and principles. What were the principles? Always provide exceptional service to valued guests. Provide the highest quality menu items at a price everyone can afford and enjoy, and keep operating cost low, and ensure to have great systems in place and never stop improving. It provides a comfortable place for people to unwind over interesting conversations from the beginning. As it continues to grow, it is guided by passion for delighting customers by serving fresh, delicious food right in front of the customer. The performance report for FY 18-19 was presented at the management committee meeting as follows. तो ये अपने को रिपोर्ट दी हुई है यहाँ पर परफॉर्मेंस की। सेल्स इन्होंने यहाँ पर अपने को बताया बजटेड और एक्चुअल, फिर अपने को वेरिएबल कॉस्ट बताया, फिक्स्ड कॉस्ट बताया और प्रॉफिट बताया, ठीक है। उसके बाद अपने को यहाँ पर बताया हुआ है द मैनेजमेंट accountant of FF believed that the size of the fast food market, deriving the budget number of burgers to be sold, is overestimated. He has computed the value of the sales volume contribution planning variance to be 26062.50 adverse. Further, the report also included customers' feedback, and the majority of the comments were regarding delay in service time. One of the feedback was as follows: I ordered 2 burgers at 2:10 p.m. After half an hour, 30 minutes of waiting, I called the waiter and asked him what had happened. He told me that he will check with kitchen. I got the order after 45 minutes of waiting. This cafe is not good in delivery time. The budgeted data shown in the table is based on the assumption that total market size would be 4 lakh units. तो इन्होंने assume किया total market size रहेगा 4 lakh units का, उसके basis पर इन्होंने अपने budget को prepare किया है। But उनका management accountant बोल रहा है कि इनका जो market size है वो over estimate किया गया है।
तो इन्होंने एक सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन प्लानिंग वेरिएंस निकाला 26062.50 एडवर्स। ओके, उसके बाद अपने को रिक्वायर्ड क्या है, सबसे पहले वी हैव टू प्रिपेयर अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ बजटेड प्रॉफिट टू एक्चुअल प्रॉफिट थ्रू मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच इन एज मच डिटेल एज पॉसिबल। तो जितना डिटेल अपन जा सकते हैं इसके अंदर उतना डिटेल अपन जाएंगे। एक्सप्लेन द implications ऑफ द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, मैनेजमेंट इज वरीड अबाउट कस्टमर्स फीडबैक, एडवाइज मेजर्स टू इम्प्रूव डिलीवरी सर्विस टाइम। तो ये जो थर्ड पॉइंट है इसमें अपन लोग लिख सकते हैं कि इन लोगों को अपना डिलीवरी सर्विस टाइम इंप्रूव करना चाहिए। इसके लिए मेजर क्या हो सकता है, इसमें ये लोग क्या कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, इसका रीज़न आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सबसे पहले। तो प्रोबेबल रीजंस क्या हो सकते हैं कि या तो इनका मटेरियल टाइमली मैनर में अवेलेबल नहीं है ताकि ये लोग उस ऑर्डर को फुलफिल कर पाए। सो इन दैट केस उनको मटेरियल रेडी रखना चाहिए और उसके लिए वो लोग री ऑर्डर लेवल जैसी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं ताकि वो लोग सेट कर सकें कि कभी वापस से इन्वेंट्री को पाइल अप करके रखना है और इन्वेंट्री लेवल्स के ऊपर उनको थोड़ा सा वर्क करना चाहिए। सेकेंड रीजन कुड भी कि इम्प्लॉयज़ जो है वो सही तरह से काम नहीं कर पा रहे। सो यहाँ पर उनको देखना पड़ेगा कि उसका रीज़न क्या है, क्या वो लोग सेटिस्फाइड नहीं अपनी जॉब के साथ में, और वहाँ पर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करनी चाहिए। द थर्ड थिंग विच दे कुड डू इज़ कि एक तो वैसे ही कस्टमर्स को बताना चाहिए कि कितने टाइम में उनको डिलीवर कर दिया जाएगा फूड। ओके, जनरली ये प्रैक्टिस नहीं फॉलो की जाती है ज़्यादातर कैफ़ेज़ के अंदर, बट ये करनी चाहिए। जैसे कि हम लोग जनरली ऑर्डर प्लेस करते हैं अगर ऑनलाइन, तो हमें बताया जाता है कि इतने टाइम में हमारे पास डिलीवरी हो जाएगी, या फिर डोमिनोज होता है तो हम लोगों को बताया जाता है कि 30 मिनट्स में आपका पिज़्ज़ा डिलीवर होना चाहिए, 20 मिनट्स में होना चाहिए, जो भी उनका टाइमलाइन होता है। सो उसके हिसाब से वो लोग एक डिलीवरी टाइम को फिक्स करते हैं ताकि कस्टमर सेटिस्फाइड रहे। अगर आप लोग इन केस डिलीवरी में डिले कर देते हो तो फिर आपको अपोलोजाइज करना चाहिए। वैसी चीज़ें होती है कि आपको कस्टमर्स को कंटिन्यूसली इन्फॉर्म भी रखना चाहिए कि हम लोग इस वजह से डिले फेस कर रहे हैं, तो शायद थोड़ा सा डिले हो जाए। उसके अलावा एक जगह पे जहाँ पे मैं जाता था जब बॉम्बे में था तब, तो वहाँ पर थे पेजर्स, वो हमें दे दिए जाते थे और जैसे ही आपका ऑर्डर रेडी होता है वो पेजर वाइब्रेट करता है, तो आपको रियलाइज़ हो जाता है कि आपका ऑर्डर रेडी हो चुका है। आप वहाँ पर जाओगे, काउंटर के ऊपर अपना ऑर्डर उठा लोगे और पेजर उनको वापस से रिटर्न कर दोगे। सो वो एक बहुत अच्छा तरीका है इंट्रोड्यूस करने का, और इस तरह से शायद इंप्रूव किया जा सकता है डिलीवरी सर्विस टाइम। इम्प्लीकेशंस अपन डिस्कस करेंगे आफ्टर वी प्रिपेयर द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो पहले हम लोग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। तो आप देख सकते हो अपने को बताया गया है कि बजटेड टोटल मार्केट शेयर इज 4 लाख और उनका बजटेड सेल्स इज 2 लाख। तो उनका बजटेड मार्केट शेयर 50% का माना जा रहा है और सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन प्लानिंग वेरिएंस अपने को एडवर्स बताया गया है और वो कैलकुलेट करके दिया गया है 26062.50। तो वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए ताकि आप उसको यूज कर सकोगे, राइट। और वो फॉर्मूला अपन ने पहले डिस्कस किया हुआ है। फॉर्मूला अपना है बजटेड मार्केट शेयर परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी इन यूनिट्स माइनस बजटेड इंडस्ट्री सेल्स क्वांटिटी इन यूनिट्स। यहाँ पर मार्केट शेयर का चल रहा है ना, तो इंडस्ट्री सेल्स ले रहे हैं इनटू एवरेज बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। बजटेड कंट्रीब्यूशन अपने को बताया गया है 4,17,000। अपन पर यूनिट निकाल सकते हैं, सिंपली डिवाइड करना है अपने को 2 लाख से। तो डिवाइड किया 2 लाख से, अपना आ गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बजटेड 2.085। नाउ वी गोइंग टू यूज दिस इन द फॉर्मूला गिवन अबव और उसके हिसाब से अपन निकाल सकते हैं। तो अपने को 50% दिया हुआ है मार्केट शेयर, एक्चुअल इंडस्ट्री सेल्स क्वांटिटी इन यूनिट अपने पास में है नहीं, बजटेड अपने पास में 4 लाख है और अपन ने बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लिया है और अपने को वेरिएंस ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अपन अब एक्चुअल इंडस्ट्री सेल्स क्वांटिटी इन यूनिट्स निकाल सकते हैं, वो आता है 3,75,000। सो एक्चुअल मार्केट शेयर इज ओनली 44%। ये कैसे निकाला कि अपना जो एक्चुअल सेल्स आ गया ना 3,75,000 मार्केट का, इंडस्ट्री का, उससे अपन यूज करेंगे और अपना मार्केट शेयर निकालेंगे एक्चुअल क्वांटिटी के साथ में कंपेयर करके। एक्चुअल सेल्स अपना हुआ है आई थिंक 1,65,000। सो 1,65,000 का एक्चुअल सेल्स हुआ है और अपना एक्चुअल इंडस्ट्री सेल्स क्वांटिटी आ गया है 3,75,000। तो एक्चुअल मार्केट शेयर हो गया 44%। ओके, अब बजटेड प्रॉफिट टू एक्चुअल प्रॉफिट अगर अपन निकालते हैं, रिकंसिलिएशन करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच से, तो अपने को चाहिए 3 चीजें। सबसे पहले सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस, सेल्स प्राइस कंट्रीब्यूशन वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस। अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा तो आपको याद होगा कि हमें ये 3 चीजों के बेसिस पर पूरा रिकंसिलिएशन मिल जाता है यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच। ओके, बट वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन को मुझे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला है इन एज मच डिटेल एज पॉसिबल। तो अपने पास प्लानिंग ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ऑपरेशनल निकाल लेंगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। प्राइस कंट्रीब्यूशन वेरिएंस के अंदर अपन कैसे ब्रेक कर सकते हैं, सेल्स प्राइस वेरिएंस और वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस तो अलग से है ही।
ओके, तो चलते हैं कैलकुलेशन के ऊपर। सबसे पहले निकाल रहे हैं सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस। सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस निकालना बहुत आसान है। एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन, ये आप निकाल सकते हो। और इसके बेसिस पर आपने निकाल लिया पूरा टोटल सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस। आपके पास में प्लानिंग ऑलरेडी है तो बचा हुआ रह गया ऑपरेशनल। ऑलराइट, तो इस तरह से मैंने निकाला है। ऑल्दो आप लोग डायरेक्टली भी फॉर्मूला यूज कर सकते थे ऑपरेशनल का, तो भी आपका निकल जाता, बट मैंने इस तरह से सॉल्व किया क्योंकि मुझे ये आसान लगता है। ओके, तो ये एक तरह से बैलेंसिंग फिगर की तरह से निकला है। अपन ने टोटल निकाला और प्लानिंग वाले को माइनस कर दिया। ओके, सो मेरा ऑपरेशनल निकल गया। उसके बाद फिर अपने को सेल्स प्राइस वेरिएंस निकालना पड़ेगा। सेल्स प्राइस वेरिएंस होता है एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। तो ये भी अपन को प्राइस दिया हुआ है, क्वांटिटी अपने पास में अवेलेबल है, तो अपन वेरिएंस निकाल सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस भी अपन निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी, तो ये भी अपन ने निकाल लिया है। उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी अपन निकाल सकते हैं, वो होता है बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, तो वो भी अपन को ऑलरेडी दे के रखा है, वहां से भी निकल जाएगा। तो क्वेश्चन अगर आपने एक बार समझ लिया और उसको सिंप्लीफाई कर दिया तो कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो ये जो अपना स्टेप था यहां पर, ये अपना था सिंप्लीफिकेशन वाला स्टेप। ये 3 पॉइंट्स अपन ने लिख के इस पूरे वेरिएंस एनालिसिस को, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई किया, उसको फर्दर ब्रेक डाउन किया, उसके हिसाब से कैलकुलेशन किया। क्योंकि कैलकुलेशन करना आसान है अगर आपको फॉर्मूले याद है तो। पूरा डेटा आपके पास में हैंड टू हैंड अवेलेबल है, आपको कुछ भी अलग अलग फॉर्मूले यूज करके कैलकुलेट नहीं करना पड़ रहा है। डायरेक्टली अपने पास में सारा डेटा है, डायरेक्टली फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं और डायरेक्टली अपना आंसर निकल रहा है। ओके, सो ये सारे अपन ने निकाल दिए। इसके बाद अपने को सिंपली इसको प्लॉट करना है एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर। तो बजटेड प्रॉफिट से स्टार्ट किया, वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन प्लानिंग वेरिएंस लिया, वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन ऑपरेशनल वेरिएंस लिया, सेल्स प्राइस वेरिएंस लिया, वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस लिया और अपन ने फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस लिया। अब इसका इंटरप्रिटेशन अगर अपने को देना पड़ता है या फिर अपने को जैसे बताया हुआ है कि उसका इंप्लीकेशन क्या होता है, तो अपन बता रहे हैं कि आपका प्लानिंग वेरिएंस तो इसलिए हुआ क्योंकि मार्केट चेंज एंटिसिपेटेड नहीं था बट मार्केट चेंज हो गया। राइट, आपको वो डिक्रीज दिख रहा है, इसी वजह से एडवर्स प्लानिंग वेरिएंस है। वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस आपका ऑपरेशनल जो आपने निकाला है वो अनसक्सेसफुल मार्केटिंग की वजह से हो सकता है क्योंकि एडवर्स दिख रहा है काफी, और ये इसका एक ही रीजन हो सकता है कि मार्केटिंग आपने अच्छे से नहीं करी। ये आपके ऑपरेशंस पार्ट पे आ जाता है, इसलिए इसका ब्लेम जाता है आपकी ऑपरेशनल टीम के ऊपर। सेल्स प्राइस वेरिएंस आपको एडवर्स दिख रहा है और इसका मतलब ये होता है कि आपने स्टैंडर्ड से कम प्राइस पर सेल किया है। सो इसके रीजंस क्या हो सकते हैं कि या तो आपने कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखा अपने सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, ऑल्दो आपका सेल्स वहां से भी इंक्रीज होता हुआ दिख नहीं रहा है। सो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखने का रीजन क्या रहा वो भी अपन समझ नहीं पा रहे हैं। सो ऑल इन ऑल आपका सेल्स प्राइस वेरिएंस साथ में वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन ऑपरेशनल वेरिएंस दोनों ही एडवर्स दिख रहा है, तो एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है। वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस अपने को देखने को मिल रहा है 14,850 एडवर्स, बट इसका रीजन अपने को आइडेंटिफाई करने के लिए वेरिएबल कॉस्ट को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा और उसके बाद अपने को देखना पड़ेगा कि कहां पर कितना नेगेटिव है कितना पॉजिटिव है। ओके, सो वहां से अपने को ब्रेक डाउन करके और उसको और डिटेल मैनर में देखना पड़ेगा ताकि अपन रीजन आइडेंटिफाई कर पाए। सिमिलरली फिक्स्ड कॉस्ट एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी जो नेगेटिव दिख रहा है उसका रीजन अपने को आइडेंटिफाई करना चाहिए। अपने को डायरेक्टली ये देख के कुछ भी रीजन समझ में नहीं आता है कि क्यों ऐसा हो पा रहा है। ओके, सो बहुत ही सिंपल सा अपना ये सोल्यूशन हुआ, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। ऑल्दो पढ़ के लगता है काफी डिफिकल्ट है बट अपन ने उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी। आई एम टेलिंग यू, वो जो अपन ने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए वो 3 चीजों को आइडेंटिफाई किया कि अपन को क्या चाहिए, फिर उसको फर्दर अपन कितना भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं तो अपने पास सारे वेरिएंस कैलकुलेशंस करना आसान हो जाएगा और इस तरह से आपका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बन जाएगा। ओके, तो इस तरह से अपना आंसर हो जाता है ये वाला भी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Our next question is about Jawahar Stationery Mart. It is located in the center of City X and popular for a wide range of stationery products at competitive rate. Box files and Cobra files are among the major product of JSM. JSM clients majorly include medium and large corporate offices apart from reasonable base of retail clients. Mr. Ronit, who done his masters in operations and marketing, recently joined the family business which is JSM. Mr. Ronit during his first week itself identified there are regular complaints from corporate clients regarding delivery of items which are different from what is ordered and for not meeting the requirements. Mr. Ronit understands consumer behavior is very critical in nature. If understood well and used throughout the business operations, then can be key success factors. Hence, with intent to establishing the integrated relations with customers of JSM, Mr. Ronit advised marketing team to start recording the date regarding customer in systematic manner and reporting of same. Following is information regarding 5 major customers who are regularly orders
प्रिंटेड कोबरा फाइल्स, प्रोडक्ट कोड जे कोबरा 10 फ्रॉम JSM। तो इस तरह से अपने को यहाँ पर पहले पैराग्राफ के अंदर इन्होंने प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर दी, फिर अपने को ये 5 कस्टमर्स का डिटेल दिया हुआ है, इसमें अपने को बताया हुआ है उसके बारे में सारी डिटेल्स कि कितना अपन उसको सेल कर रहे हैं, उसमें मार्जिन कितना रह रहा है पर यूनिट, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ डिलीवरीज कितनी कर रहे हैं, किलोमीटर्स पर डिलीवरी कितनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग दी ऑर्डर कितनी है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग मटेरियल कितना है, पर आइटम अपने को दिया हुआ है वो भी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अपने पास पर किलोमीटर है, रश डिलीवरीज किसको हो रही है, कितनी हो रही है वो भी अपने पास में, और उस पर कॉस्ट कितना लग रहा है वो भी अपने पास में है। सो वी हैव टू सिंपली एनालाइज कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी फॉर JSM। तो ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं है। इनफैक्ट अपन ने जो स्टडी मटेरियल के अंदर क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल उसी तरह से ये भी चलता है। इसका रीजन यहाँ पर देने का यह है कि इसके जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर अपने को बताया हुआ है एक्सप्लेन 3 फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ CRM टू फैसिलिटेट बिल्डिंग रिलेशनशिप विद प्रॉफिटेबल कस्टमर। तो ये जो पॉइंट है इसके अंदर 3 ऐसे पॉइंट्स डिस्कस किए गए जो शायद आप लिखना भूल भी जाओ। ओके, सो एनालिसिस जो है अपना जो कैलकुलेशन है ऊपर का वो मैं आपके साथ में डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो हमेशा से अपन करते हैं, बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। अपन यहाँ पर पॉइंट 2 के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, एक्सप्लेन 3 फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ CRM टू फैसिलिटेट बिल्डिंग रिलेशनशिप विद प्रॉफिटेबल कस्टमर। तो इसके अंदर आपका आंसर क्या हो सकता है, इसके अंदर वो 3 पॉइंट क्या रहेंगे। सबसे पहले तो आता है ऑपरेटिव CRM। इसके अंदर आप ये इंश्योर करते हो कि आपकी जो सेल्स टीम है उसके पास में सारा डेटा होना चाहिए कस्टमर का, ताकि वो लोग समझ पाए कि उसका पैटर्न क्या रहता है और कस्टमर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन सेल्स टीम को अवेलेबल होती है, तो वो अकॉर्डिंगली वर्क कर पाती है कस्टमर के साथ में, राइट। सेकेंड होता है एनालिटिकल CRM। वो एनालिटिकल के अंदर क्या होता है कि आप इस बात का एनालिसिस करते हो कि कस्टमर का बिहेवियर क्या रहा है, ओके, उसको कब किस चीज़ की डिमांड होती है, ताकि आप अकॉर्डिंगली उसको वो प्रोडक्ट पिच कर पाओगे, राइट। तो वो उसको परचेज करेगा। ये हो गया एनालिटिकल CRM। थर्ड पॉइंट होता है कोलैबोरेटिव CRM, यानी कि आपके जो अदर डिपार्टमेंट्स है, अदर फंक्शंस है, उन सबको इस क्लाइंट का सारा डेटा आप प्रोवाइड कराते हो, सारे ट्रांजैक्शन जो होते हैं उसके बारे में आप डेटा प्रोवाइड कराते हो। तो इस वजह से क्या होता है कि हर डिपार्टमेंट को पता होता है कि वो कस्टमर कौन है, उसका डिमांड क्या रहता है और वो किस तरह से बिहेव करता है। और इस वजह से क्या हो पाता है कि जब भी कस्टमर के साथ में डीलिंग होती है तो सारे डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंगली डील कर पाते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल इम्पैक्ट जो होता है वो डेफिनेटली बेटर होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ओके, सो जब सारे डिपार्टमेंट्स एक तरह से कस्टमर के लिए काम कर पाते हैं तो फिर कस्टमर डेफिनेटली सेटिस्फाई होता है। सो CRM के अंदर ये 3 फंडामेंटल एस्पेक्ट जो अपन यहाँ पर लिखने वाले हैं, उसमें सबसे पहले आता है ऑपरेटिव CRM, सेकंड इज एनालिटिकल CRM, थर्ड इज कोलैबोरेटिव CRM। ऑलराइट, ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। इस पॉइंट को यानी कि सेकंड पार्ट को क्वेश्चन के आप स्टार मार्क कर लीजिए और इसको आपको डेफिनेटली एक बार पढ़ना ही है। ऑलराइट, फिर अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज रोहिणी स्टील कंपनी प्रोड्यूसेस 3 grades of steel, super, good and normal grade. Each of these products grades has high demand in the market and company is able to sell as much as it can produce these products. The furnace operation is a bottleneck in the process. The company is running at 100% of capacity. The company wants to improve its profitability. The variable conversion cost is rupees 100 per process hour. The fixed cost is 48 lakhs. In addition, the cost accountant was able to determine the following information about the 3 products. फिर अपने को बताया बजटेड यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, टोटल प्रोसेस आवर्स पर यूनिट, फर्नेस आवर्स पर यूनिट, यूनिट सेलिंग प्राइस और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। उसके बाद में अपने को बताया फर्नेस ऑपरेशन इज पार्ट ऑफ द टोटल प्रोसेस फॉर ईच ऑफ दिस 3 प्रोडक्ट्स, दस फर्नेस आवर्स आर द पार्ट ऑफ प्रोसेस आवर्स। अपने को डिटरमाइन करना है यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर ईच प्रोडक्ट, गिवन एनालिसिस टू डिटरमाइन द रिलेटिव प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी अज्यूमिंग दैट द फर्नेस is a bottleneck. Management wishes to improve profitability by increasing prices on selected products. At what price would super and good grades need to be offered in order to produce the same relative profitability as normal grade itself? तो चलिए सोल्यूशन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर अपने को सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि अपना कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट अपने पास में है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अपने पास में है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट अपने पास में है, उसके बाद कंट्रीब्यूशन निकल जाता है। फर्नेस आवर्स पर यूनिट अपने पास में दिया हुआ है तो अपन कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर फर्नेस आवर निकाल सकते हैं, राइट। तो अपन ने निकाल लिया। उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले रिवाइज सेलिंग प्राइस देख रहे हैं कि अपन उस प्रॉफिटेबिलिटी को मीट कर पाए जो कि नॉर्मल ग्रेड का है, विच इज 70 पर फर्नेस आवर। अपन ने उसका कॉन्ट्रीब्यूशन देखा, सो 70 पर फर्नेस आवर है। अपने को चाहिए कि सुपर और गुड का भी 70 हो जाए।
सो रिवाइज सेलिंग प्राइस अपने को कैलकुलेट करनी है, इसलिए अपने को यहाँ पर कैलकुलेशन उल्टा करना पड़ेगा। ओके, सो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर फर्नेस आर अपन सुपर और गुड का भी रख रहे हैं 70, नॉर्मल का तो सेम टू सेम रहने वाला है। उसके बाद फर्नेस आर पर यूनिट अपने पास में दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंगली अपन मल्टीप्लाई करके कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट निकाल सकते हैं। ओके, वो अपन ने निकाल लिया। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट उतना ही रहने वाला है, वेरिएबल कॉस्ट उतना ही रहने वाला है, फिर आ जाएगा आपका रिवाइज सेलिंग प्राइस। तो आपने ये कैलकुलेशन कर लिया है। सो बेसिकली आपको यहाँ सेकंड टेबल के अंदर कैलकुलेशन उल्टा करना पड़ेगा और उसकी मदद से आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो आसान क्वेश्चन था, डिफिकल्टी नहीं थी, बट फिर भी एक बार अपन ने देख लिया इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पर एक डिफरेंट कैलकुलेशन अपने को देखने को मिलता है। ऑलराइट, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कंपनी इज प्लानिंग टू इम्प्रूव इट्स प्रॉफिट लेवल एटलीस्ट बाय 10% from the preliminary budget estimates of a profit of rupees 32,80,000 for the coming year. It has worked out the following profit improvement plan. So यहाँ पर अपने को एक profit improvement plan बनाना पड़ सकता है. In the year just concluded, the sales of the company were 10% of the total market of 12 lakh units. For the preparation of the original budget estimate, the same market demand and the same share of market for the company was envisaged. Now it has been estimated that the total market demand will increase by 18% and the company's market share will increase to 11% from the present level of 10%. The products are sold in two sizes, large and medium. The sales mix of each size was 50:50 so far. Now it is planned that the sales will be 40% of large and 60% of medium. Medium packs and large packs have a contribution of 10 and 8 respectively. The budget proposes to raise the price in such a manner that the contribution per pack will increase by rupees 0.60 for each size. There will be an additional expenditure on sales promotion worth rupees 78,000. The company proposes to save rupees 9,000 by saving on interest cost in the coming year by better financial management. We are required to draw a profit improvement plan in financial terms and spell out separately the effect of various factors on profit. चलते हैं अपने सोल्यूशन के ऊपर। सबसे पहले अपन एक वर्किंग नोट बनाएंगे जहां पर ओरिजिनल एस्टिमेट और रिवाइज्ड एस्टिमेट दोनों ही रेडी रखेंगे। सो मार्केट क्वांटिटी का अपन ने ओरिजिनल एस्टिमेट तो रखा ही है 12 लाख का, रिवाइज्ड एस्टिमेट में उसको 18% से बढ़ा के बताएंगे। कंपनी सेल्स में पहले 10% था मार्केट शेयर, तो 1,20,000 आया था, बट रिवाइज्ड में 11% हो चुका है। सो 14,16,000 का 11% अपन कैलकुलेट करेंगे। फिर सेल्स मिक्स पहले 50-50 था, तो 1,20,000 को 50-50 में करेंगे 60-60 आएगा, बट 155,760 को अब करना पड़ेगा 40-60 में। तो उस रेशियो में अपन ने लार्ज और मीडियम के साइज में मिक्स कर दिया। उसके बाद अपन ने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखा नया वाला, पहले 8 और 10 था, अब 8.6 और 10.6 हो जाएगा। फिर अपन ने कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लिया मल्टीप्लिकेशन करके, और उसके बाद अपना सेल्स प्रमोशन यहाँ पर नया बढ़ रहा है और इंटरेस्ट सेविंग अपना यहाँ पर मिल रहा है। ओके, सो नेट कंट्रीब्यूशन में कितना चेंज आया है, 3,77,448। सो इफेक्ट कौन कौन सा आया प्रॉफिट के ऊपर? सबसे पहले तो आया वॉल्यूम का इफेक्ट। ओके, 18% से मार्केट ग्रो हुआ, अपना भी मार्केट शेयर 1% से बढ़ गया। फिर प्रोडक्ट मिक्स का इफेक्ट आया, पहले रेशियो था 50-50, अब हो गया है 40-60। उसके बाद प्राइस का इफेक्ट आया, पहले 8 और 10 था, अब 8.6 और 10.6 हुआ है। और एक्सपेंस का इफेक्ट भी आया कि सेल्स प्रमोशन अपने को एक्स्ट्रा करना पड़ा और इंटरेस्ट सेविंग अपने को मिल गया। ओके, सो इस तरह से अपन हर इफेक्ट को लेके और अपना वर्किंग बनाएंगे। अब जो होगा अपना मेन टेबल होगा, अपना मेन आंसर ये होगा। ओके, सो प्रॉफिट इंप्रूवमेंट प्लान बना रहे हैं। ओरिजिनल एस्टिमेटेड सेल्स क्वांटिटी वाज 60,000 फॉर लार्ज एंड मीडियम, रिवाइज्ड हो गया 77,880 एंड 77,880। अगर अपन रिवाइज्ड मार्केट शेयर को 50-50 के रेशियो में डालते हैं तो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वॉल्यूम इफेक्ट लेना है, मिक्स इफेक्ट नहीं लेना है। ऑलराइट, तो अपन सिर्फ वॉल्यूम इफेक्ट ले रहे हैं, अपने नए क्वांटिटी जो टोटल का है उसको 50-50 के रेशियो में डाल रहे हैं। डिफरेंस क्या आया, उसको अपन ने मल्टीप्लाई किया कंट्रीब्यूशन के साथ में, तो अपने को उसका एक कंट्रीब्यूशन इफेक्ट मिल जाएगा। ऑलराइट, और ये कंट्रीब्यूशन अपन क्या लेंगे, पुराना वाला या नया वाला? तो डेफिनेटली यहाँ पर अपन लेंगे पुराना वाला। तो कंट्रीब्यूशन आपका निकल गया टोटल, इतना अपने को इफेक्ट पड़ा सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम की वजह से। फिर अपन ने लिया मिक्स इफेक्ट, तो अपन ने एक तो लिया नए क्वांटिटी का पुराना वाला मिक्स और अपन ने ले लिया नए क्वांटिटी का नया वाला मिक्स। उसमें कितना डिफरेंस आया और उसकी वजह से कंट्रीब्यूशन पर कितना डिफरेंस आया वो अपन ने लिया। यहाँ पर कौन सा कंट्रीब्यूशन लेंगे, 8.6 और 10.6 या फिर 8 और 10? तो डेफिनेटली अपन लेंगे पुराना वाला 8 और 10, क्योंकि अपन ने अभी तक भी प्राइस इफेक्ट को यहाँ पर इनकॉर्पोरेट नहीं किया है। ऑलराइट, प्राइस इफेक्ट अभी अपने को नहीं लेना है। सो प्राइस इफेक्ट को एलिमिनेट करते हुए अपन ने लिया है 8 और 10 यानी कि पुराना वाला कंट्रीब्यूशन, और कैलकुलेट कर दिया कंट्रीब्यूशन इफेक्ट।
ओके फिर अपन फाइनली लेते हैं प्राइस इफेक्ट। तो प्राइस इफेक्ट अपन ने लिया चेंज इन प्राइस 0.6, इसको अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अपने रिवाइज्ड मिक्स वाले क्वांटिटी के साथ में। ओके तो आपका एडिशनल कंट्रीब्यूशन यहाँ पर आ जाएगा और टोटल आप निकाल लोगे। एंड देन द लास्ट पार्ट इज एक्सपेंस इफेक्ट। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, डायरेक्टली सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस बढ़ रहा है 78,000 से और इंटरेस्ट चार्ज में सेविंग आपको मिल रहा है 9,000 का। तो एक्सपेंस इफेक्ट भी आपका टोटल आ जाएगा और अल्टीमेटली इन सब का टोटल जो आप निकालोगे तो आपको नेट इंक्रीज इन प्रॉफिट मिल जाएगा। ऑलराइट सो इस तरह से अपना मेन टेबल बनेगा। हर इफेक्ट के वे में आपको बताना था ना कि कितना इफेक्ट अपने टोटल नेट प्रॉफिट पर पड़ रहा है बिकॉज ऑफ एवरी सिंगल इफेक्ट। तो अपन ने हर इफेक्ट को तोड़ दिया यहाँ पर, सबसे पहले वॉल्यूम, फिर प्रोडक्ट, फिर प्राइस और फिर एक्सपेंस। ओके तो इस तरह से आपका सोल्यूशन हो जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नाउ क्वेश्चंस आर स्टार्टिंग फॉर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से अपने को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 29, 30, 31 एंड 32 4 क्वेश्चंस अपने को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, चारों ही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर है। हाय गाइस, वेलकम बैक विद नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख रहे हो टी शर्ट चेंज हो चुका है। तो एक्चुअली आप लोगों के लिए शॉर्ट ब्रेक था, मेरे लिए थोड़ा सा लॉन्ग ब्रेक था और मैं दूसरे दिन पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसलिए टी शर्ट चेंज हो चुका है। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन 29 ZMINC। यहाँ से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टार्ट होता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ से अपने जितने क्वेश्चन बचे हैं वो सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन की रीडिंग के ऊपर। ZMINC is a family run business based in country Z. It is a manufacturer of 2 types of flooring rolls, one for industrial usage and the other for domestic residential use throughout mainland of country Z. The company started with the production of residential domestic flooring. It is now an established player in this market. In the recent years, the company pioneered into making flooring rolls for industrial usage. The management has the following information about the budgeted and actual data for 1920. तो budgeted अपने को बताया, actual बताया, उसके बाद में अपने को दिया हुआ है in late 2018 a marketing research estimated market volume for industrial and domestic flooring at 8 million rolls. Actual market volume for 2019 was 7 million rolls. Actual sales trend of ZMINC is indicative of the sales trends for individual products in the future years. It is likely that they might continue to sell a similar sales trajectory. A newly appointed accountant has computed following variances. तो ये variances अपने को calculate करके दिए हुए हैं। उसके बाद में we required to assume ourselves as a performance management expert of ZM. The CEO has asked you to advise strategic inputs on 2 types of flooring rolls to help out her in strategic decision making. बट उसके अलावा यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, एक पार्ट ICI मिस कर गया है लिखना और उन्होंने आंसर में डेफिनेटली उसको कवर किया है, वो है एनालिसिस ऑफ द वेरायंसेस। तो अपने को वेरायंस को एनालाइज करना है और उसके बाद में अपने को यहाँ पर स्ट्रैटेजिक इनपुट सजेस्ट करने पड़ेंगे CEO को। ऑलराइट तो पहले वेरायंस एनालिसिस करते हैं। ये क्वेश्चन का डिस्कशन मैं आपके साथ में ओरली कर रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत ईजी है, डेफिनेटली देखने के बाद ऐसा लगता है और पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, बट काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्स वेरायंसेस को कैलकुलेट करना पड़ेगा और एनालिसिस देना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने को बताया गया कि 8 मिलियन रोल्स का इन्होंने मार्केट वॉल्यूम एस्टिमेट किया था और 7 मिलियन रोल्स का मार्केट वॉल्यूम एक्चुअल में देखा गया। सो डेफिनेटली आपका मार्केट वॉल्यूम डिक्लाइनिंग पर है, बट आपने जब बजट प्रिपेयर किया था तो वो 8 मिलियन रोल्स के हिसाब से किया था और आपका टोटल यूनिट सेल्स आपने एस्टिमेट किया था 8 लाख। तो 8 मिलियन रोल्स का मार्केट वॉल्यूम है, 8 लाख का आपका सेल्स है, तो आप एस्टिमेट करो अपने मार्केट शेयर को 10% पर। बट एक्चुअल में 7 मिलियन रोल्स का मार्केट वॉल्यूम था और आपने सेल किया है 8,40,000, तो आपका मार्केट शेयर 12% पर आ चुका है। राइट तो अपने को एक तो मार्केट शेयर वेरिएंस निकालना पड़ेगा और एक मार्केट साइज वेरिएंस निकालना पड़ेगा। ये दोनों वेरिएंसेस को आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए डेफिनेटली कैलकुलेशन करने के लिए। सो यू विल यूज द फॉर्मूलाज और उसके बाद आप कैलकुलेशन करोगे और उसके बाद में आप क्या निकालोगे, तो 3 चीजें आपको निकालनी पड़ेगी। 3 तरह के वेरिएंस अपन कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो आपको क्वांटिटी का डिफरेंस निकालना पड़ेगा क्योंकि डेफिनेटली क्वांटिटी का डिफरेंस अपने को देखने को मिल रहा है। फिर आपको निकालना पड़ेगा मिक्स का डिफरेंस। क्वांटिटी का मिक्स अपन यहाँ पर चेंज देख पा रहे हैं इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक के बीच में, तो मिक्स का डिफरेंस आपको निकालना पड़ेगा और उसके बाद आपको प्राइस डिफरेंस निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। सो आपका बजटेड कंट्रीब्यूशन अलग आने वाला है, एक्चुअल अलग आने वाला है। सो आप प्राइस का डिफरेंस भी निकालोगे। ये तीनों वेरिएंसेस को आप कैलकुलेट कर लेना, उसके बेसिस पर अपन अपना एनालिसिस लिखेंगे। सो ये सिर्फ कैलकुलेशन है फॉर सपोर्टिंग आवर आंसर। अपना मेन आंसर रहेगा एनालिसिस का पैराग्राफ। उसके अंदर अपन क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो कि डेफिनेटली आपने एस्टिमेट किया था कि 8 मिलियन रोल्स पर आपका मार्केट वॉल्यूम
वॉल्यूम रहेगा इंडस्ट्री का, बट 7 मिलियन रोल्स पर आ चुका है एक्चुअल में, तो डेफिनेटली डिक्लाइन हो रहा है वो, बट फिर भी आपका मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ है, सो दैट इज अ गुड साइन। उसके अलावा आप देखोगे अपने वेरिएंसेस के बेसिस पर कि अपना प्राइस वेरिएंस क्या बताता है, अगर वो नेगेटिव दिखा रहा है तो उसके ऊपर आप कमेंट करोगे कि उसका रीजन क्या हो सकता है। उसका रीजन शायद ये हो सकता है कि आपने अपने कॉम्पिटिटर्स से कम प्राइस पर बेचा, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग आप लेके गए और उसकी वजह से आप शायद ये एस्टिमेट कर रहे थे कि आपका सेल्स इंक्रीज होएगा। तो अगर आपका क्वांटिटी इंक्रीज हुआ है, जो कि अपन देख सकते हैं इंक्रीज हुआ भी है, सो हो सकता है कि आपका प्राइस कम रखने की वजह से आपका क्वांटिटी इंक्रीज हुआ था। ऑलराइट, और ये प्राइस कम होने वाली बात मैं कैसे कर सकता हूं, क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी तो डिक्रीज पर दिख रहा है। ऑलराइट, सो आप टोटल देख रहे हो 34 था यहाँ पर बजटेड के केस में और एक्चुअल केस में 28.215। सो मैं इस तरह से कह पा रहा हूं कि आपका प्राइस शायद कम हुआ है और आपका उसकी वजह से सेल्स इंक्रीज हुआ है। सो इसको आप लिंक करके एक लाइन लिखोगे। उसके बाद में आप ये कह सकते हो कि मिक्स भी चेंज हुआ है। आप मिक्स देख रहे हो चेंज हो रहा है। अपन 840 को अगर बजटेड मिक्स में डालते हैं तो आएगा 210 एंड 630, राइट। और वो 210 आप अज्यूम कर रहे थे कि इंडस्ट्रियल का आप सेल करोगे, बट आपने एक्चुअल में सेल किया है 270 और 270 सेल किया यानी कि ज्यादा सेल कर दिया, तो डेफिनेटली अपने को वहां से एक एडवांटेज मिलेगा मिक्स का। और डोमेस्टिक का आप देख रहे हो कि आपको 630 करना चाहिए था बट 570 आपने किया है, तो वहां पर अपने को एक एडवर्स देखने को मिलेगा। बट उसकी वजह से ओवरऑल कंट्रीब्यूशन जिसका ज्यादा रहेगा, अपन कह सकते हैं यहां से देख के कि इंडस्ट्रियल का ज्यादा है पर यूनिट। ओके, पर यूनिट इंडस्ट्रियल का ज्यादा देखने को मिल रहा है। सो अपने को वहां से एक एडवांटेज मिलता है क्योंकि अपन ने इंडस्ट्रियल के ज्यादा यूनिट सेल किए। सो मिक्स शायद आपको फेवरेबल देखने को मिल सकता है ओवरऑल। ऑलराइट, तो इस तरह से अपन पूरा एनालिसिस लिखेंगे। उसके बाद अपने को देना है स्ट्रैटेजिक इनपुट। सो स्ट्रैटेजिक इनपुट में अपन क्या बता सकते हैं कि जैसे डोमेस्टिक मार्केट जो था फ्लोरिंग रोल्स का, वो डेफिनेटली कम हो रहा है। ऑलराइट, सो डोमेस्टिक फ्लोरिंग रोल्स का सेल्स कम हो रहा है। अपन ने ये देखा मिक्स वेरिएंस के बेसिस पर 630 का अपन एस्टिमेट कर सकते थे बजटेड मिक्स के हिसाब से, बट 570 का एक्चुअल में हुआ है, तो वो डिक्लाइनिंग स्टेज पर है। और इन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑलरेडी बहुत एस्टैब्लिश प्लेयर है इस मार्केट के अंदर, डोमेस्टिक मार्केट के अंदर। ऑलराइट, तो इसकी वजह से अपन कह सकते हैं कि शायद ये प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग स्टेज पर है। इंडस्ट्रियल वाला अपन देख रहे हैं कि इन्होंने नया एस्टैब्लिश किया है, एक नया प्रोडक्ट निकाला है और इन्होंने ही पायनियर किया है। उसके बाद में अपन देख रहे हैं कि 210 का एस्टिमेट था, 270 इन्होंने सेल किया, तो वो ग्रोथ स्टेज पर दिख रहा है। और उसकी वजह से अपन उसके हिसाब से जो स्ट्रैटेजीज अपने को बतानी चाहिए, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग को आप याद कीजिए और वहां से जो अपन स्ट्रैटेजी उसको बता सकते हैं वो अपन सजेशन में लिख देंगे। ऑलराइट, तो इस तरह से आपका पूरा सोल्यूशन हो जाएगा। आपको पहले वेरिएंस को कैलकुलेट करना है, वो अपना वर्किंग होगा, उसके बाद आप उसके बेसिस पर एनालिसिस लिखोगे और फिर आपको सेकंड पार्ट में आके एडवाइस करना है, तो थोड़ा सा आपको दूसरे टॉपिक्स को मिक्स करना पड़ सकता है। ऑलराइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन था वैसे तो, पर इजी भी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एप्पल लिमिटेड इज फॉलोइंग 3 वेरिएंसेस मेथड टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएंसेस। द 3 वेरिएंसेस फॉर अ पर्टिकुलर ईयर वर रिपोर्टेड एज गिवन बिलो। अपने को प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस बताया, प्रोडक्शन ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस बताया और प्रोडक्शन ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस बताया। फिर अपने को बोला अदर पर्टिकुलर्स फर्निश्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनी आर स्टैंडर्ड मशीन आवर्स फॉर द ईयर इज 11,500, क्लोजिंग बैलेंस इन द प्रोडक्शन ओवरहेड इज 18 लाख रुपीज। उसके बाद अपने को बताया फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आ रहा है 125 रुपीज, वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आ रहा है 80 रुपीज। वी हैव टू कंप्यूट द फॉलोइंग बाय कंसिडरिंग द एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। तो ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपने को नीचे दिया हुआ है वो अपने को साथ में लेना है, उसको कंसिडर करना है। एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट एक्चुअल मशीन आवर्स, budgeted machine hours, total fixed production overhead amount, applied production overhead amount। तो डेफिनेटली इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आपके बाय हार्ट होने चाहिए सारे के सारे फॉर्मूले। स्पेशली मैंने ये बहुत बार बोला हुआ है, इनफैक्ट मुझसे एक कमेंट के अंदर किसी ने पूछा था कि क्या मैं ओवरहेड वेरिएंसेस को छोड़ दूं, और मैंने कहा था भाई बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ओवरहेड वेरिएंसेस के ऊपर इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपको ओवरहेड वेरिएंसेस एग्जैक्टली याद है तो फिर आप इस तरह के क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे बाय अप्लाइंग दोज फॉर्मूला। ऑलराइट, अपने को एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया कि एक्सपेंडिचर वेरिएंस वाज कंप्यूटेड टोटली फॉर फिक्स्ड एंड वेरिएबल, वॉल्यूम वेरिएंस इज एप्लीकेबल टू फिक्स्ड ओवरहेड ओनली, एफिशिएंसी वेरिएंस इज एप्लीकेबल ओनली टू वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस वाज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन वॉल्यूम वेरिएंस। ओके, तो चलते हैं अपने सोल्यूशन के ऊपर। सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं अपना एक्चुअल आवर्स कितना है। सो अपने को यहाँ पर सबसे पहले निकालना है एक्चुअल मशीन आवर्स कितना है, वो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। सो अपने को एफिशिएंसी वेरिएंस उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है 48,000 का फेवरेबल, और एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है SH माइनस AH, यानी कि स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट।
तो इस तरह से अपन कैलकुलेशन करते हैं। इसमें अपने पास में स्टैंडर्ड आज ऑलरेडी उन्होंने दे के रखा हुआ है, स्टैंडर्ड रेट उन्होंने दिया हुआ है, तो आपका एक्चुअल आज बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद अपन निकालते हैं अपने बजटेड आज, और बजटेड आज निकालने के लिए आपको यूज कर सकते हो वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस अपने को दिया हुआ है 1 लाख फेवरेबल, और इसमें इन्होंने बोला हुआ है कि ये सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड्स के लिए। सो फिक्स्ड ओवरहेड्स में वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स को आप लिख सकते हो SH माइनस BH इंटू SR। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो डेफिनेटली आप ये डिराइव कर पाओगे। स्टैंडर्ड आज माइनस बजटेड आज इंटू स्टैंडर्ड रेट। इसमें आपको फिर से स्टैंडर्ड रेट भी पता है, स्टैंडर्ड आज भी पता है, आपको सिर्फ निकालना पड़ेगा बजटेड आज, तो वो भी आपने निकाल लिया। उसके बाद आपको निकालना है फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, सो दैट इज बजटेड आज इंटू स्टैंडर्ड रेट। बहुत ही आसान था ये वाला पॉइंट तो, और इसमें अपने पास में बजटेड आज ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है, स्टैंडर्ड रेट अपने को दिया हुआ है, सो अपन फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड भी निकाल सकते हैं। एंड देन एट लास्ट अप्लाइड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अप्लाइड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी बहुत सिंपल है, स्टैंडर्ड आज मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। सो ये हो जाता है आपका 11,500 जो हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, और स्टैंडर्ड रेट अपने पास में है, बट ये आपको दोनों का निकालना पड़ेगा, राइट। इसलिए आपने फिक्स्ड ओवरहेड्स का भी ले लिया और वेरिएबल का भी ले लिया। सो 125 प्लस 80, सो 205 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और आपका अप्लाइड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड निकल जाएगा। सो दिस वाज अ कंप्लीट प्ले ऑफ योर फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो ये है कि आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए और एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ जानी चाहिए। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है वैसे तो, बट अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो आपका सोल्यूशन गलत होने का चांस हो जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कमिंग अप राइट नाउ। राजू इज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ millets.com, an internet company that enables customer to order for delivery of different millets. For assessing its website, Raju is concerned with the efficiency and effectiveness of the financial function. He collects the following information for 3 finance activities in 2018. तो अपने को पता है receivables, payables और travel expenses। उसमें एक्टिविटी लेवल बताया हुआ है, आउटपुट यूनिट, बैच एंड बैच, कॉस्ट ड्राइवर भी अपने को बताया हुआ है, स्टैटिक बजट अमाउंट बताया हुआ है और एक्चुअल अमाउंट भी बताया हुआ है। उसके बाद अपने को बताया हुआ है द आउटपुट मेजर इज द नंबर ऑफ डिलीवरीज विच इज द सेम एज द नंबर ऑफ रेमिटेंसेज। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन आर ऑल्सो गिवन बिलो। नंबर ऑफ डिलीवरीज बजटेड कितने थे, एक्चुअल कितने थे, डिलीवरी बैच साइज बजटेड कितनी थी, एक्चुअल कितनी थी, और ट्रैवल एक्सपेंस बैच साइज भी अपने को बजटेड और एक्चुअल बताया हुआ है। देन वी हैव टू कैलकुलेट द फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंसेस फॉर 2018 टू रिसीवेबल एक्टिविटीज, टू पेएबल एक्टिविटीज एंड ट्रैवल एक्सपेंस एक्टिविटीज। वी हैव टू इग्नोर फ्रैक्शंस इन ऑल कैलकुलेशंस। तो चलिए इसके सोल्यूशन के ऊपर चलते हैं। सो फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस क्या होता है, आपका फ्लेक्सिबल कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। और फ्लेक्सिबल कॉस्ट क्या होता है, जनरली हम लोग जो एडजस्टमेंट करते हैं ना, कि आपने बजटेड कैलकुलेशन किया था यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल 8 लाख यूनिट्स के हिसाब से, बट आपने एक्चुअल किया है 8,40,000 यूनिट्स। तो आप थोड़ा सा वो चेंज करते हो ना, अपने बजट को एक्चुअल के हिसाब से बनाते हो, तो वही होता है फ्लेक्सिबल बजट। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कुछ चीज़ नहीं है। टर्म एक नया देखने को मिलता है तो शायद कोई ना कोई कंफ्यूज हो सकता है, बट सिंपल सी चीज है। सबसे पहले रिसीवेबल्स में एक्चुअल डिलीवरीज अपने को लेनी है और स्टैटिक अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस एक्चुअल डिलीवरीज इनटू एक्चुअल अमाउंट। अपन इस फॉर्मूले के बेसिस पर जा रहे हैं, फ्लेक्सिबल कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। सो व्हाट इज फ्लेक्सिबल कॉस्ट, एक्चुअल डिलीवरी मल्टीप्लाइड बाय स्टैटिक अमाउंट। तो ये अपन ने कर लिया। उसके बाद में अपन एक्चुअल डिलीवरी इनटू एक्चुअल अमाउंट को माइनस कर देंगे तो अपना रिसीवेबल का अमाउंट आ जाएगा। ऐसा अपन ने क्यों किया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप बजटेड को एक्चुअल के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करते हो, राइट। तो आपकी नंबर ऑफ डिलीवरीज बजटेड में आपने 10 लाख मान ली थी, बट आपने एक्चुअल में क्या किया, एक्चुअल में 9,48,000 का ही डिलीवरी आपने किया है, राइट। सो 9,48,000 के हिसाब से ही आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना अपने वेरिएंसेस का। तो 9,48,000 को आप मल्टीप्लाई करो 6.39 से, और इधर आपका क्या हो जाएगा, 7.5 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो आप उसका डिफरेंस निकाल लेंगे। ये जो अपने को ऊपर दिया हुआ है वो पर यूनिट दिया हुआ है, अगर टोटल दिया होता तो अपने को फिर पर यूनिट रेट निकालना पड़ता पहले। उसमें आप क्या करते, अगर वो 6.39 मिलियन होता तो 6.39 मिलियन अपॉन 10 लाख करते आप, तो अकॉर्डिंगली रेट निकलता। ऑलराइट, सो इस तरह से अपने को कैलकुलेशन करना पड़ता है। सो हियर कम्स 9,48,000 मल्टीप्लाइड बाय 6.39 माइनस 9,48,000 मल्टीप्लाइड बाय 7.50। यह आता है आपका एडवर्स। फिर पेएबल एक्टिविटीज के लिए करते हैं, तो अपने को एक्चुअल डिलीवरीज दी हुई है 9,48,000, बट बैच साइज बजटेड कितना था, 5,
राइट। तो उसके हिसाब से अगर अपने को देखना होता है कि कितनी बजटेड बैच फॉर एक्चुअल डिलीवरीज बन रही है, तो वो आता है 1,89,600। बट आपने एक्चुअल में बैच साइज क्या रखा है 4.468, तो आपका बैच चेंज हो जाएगा ना, तो वो आएगा 2,12,175। तो ये अपने को देखने को मिलता है कि यहाँ पर थोड़ा सा अपने को कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बैच साइज अलग है और अपने को उसके बेसिस पर नंबर ऑफ बैचेस निकालने पड़ रहे हैं। ऑलराइट, और सिमिलरली एक्चुअल अपने पास में साइज अलग है, तो उसका भी अपन नंबर ऑफ बैचेस निकाल रहे हैं और फिर अपन कंपैरिजन कर रहे हैं। सो 1,89,600 मल्टीप्लाइड बाय 29 जो आपको दिया हुआ है स्टैटिक बजट के अंदर, और उसके बाद फिर अपन कर रहे हैं 2,12,175 मल्टीप्लाइड बाय 28। तो ये भी आता है आपका एडवर्स। उसके बाद ट्रैवल एक्सपेंस भी सिमिलर वे में अपने को करना पड़ेगा। यहाँ पर भी अपने पास में डिलीवरीज तो एक्चुअल ले ली अपन ने, बट बैच साइज अपने पास में डिफरेंट है बजटेड के लिए और एक्चुअल के लिए, तो अपन नंबर ऑफ बैचेस कैलकुलेट कर रहे हैं एंड देन फिर अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो सिमिलर वे है 1,896 मल्टीप्लाइड बाय 76 माइनस 1,890 मल्टीप्लाइड बाय 74। सो ये अपने को फेवरेबल देखने को मिलता है 4,236। सो वी हैव कैलकुलेटेड दीज अमाउंट्स। अपन ने कैलकुलेट करना था इस क्वेश्चन के अंदर एंड वी हैव कैलकुलेटेड। इसके बाद में इसके ऊपर कोई एनालिसिस लिखना नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन था। काफी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है ये, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज SPS लिमिटेड यूजेस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टू एलोकेट वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट टू प्रोडक्ट्स। The company identified 3 activities with the following information for last quarter. सबसे पहले अपने को बताया एक्टिविटी है इनडायरेक्ट मटेरियल, स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट प्रोड्यूस दिया हुआ है, एक्चुअल कॉस्ट और एक्चुअल क्वांटिटी भी अपने पास में अवेलेबल है। उसके बाद में प्रोडक्ट टेस्टिंग बताया सेकेंड एक्टिविटी, एंड द थर्ड वन इज एनर्जी। उसके बाद में वी हैव बीन टोल्ड द कंपनी प्रोड्यूसेस 80,000 यूनिट्स इन द लास्ट क्वार्टर. Company policy is to investigate variances above 5% of the flexible budget amount for each activity. First, we have to calculate variable overhead expenditure variance and variable overhead efficiency variance for each of the activities using activity-based costing. Clearly indicate each variance as favorable or adverse. Interpret the results of variable overhead efficiency variance as calculated in the first part above in respect of indirect materials and product testing activity. Then at last we have to identify the variances that should be investigated according to the company policy. Show calculations in support of your answer. तो वो 5% का जो है उसके बेसिस पर अपने को डिसाइड करना है कौन से इन्वेस्टिगेट करने कौन से नहीं करने। ऑलराइट, चलिए कैलकुलेशन के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट मटेरियल, फिर प्रोडक्ट टेस्टिंग, फिर एनर्जी। अपने को 80,000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड किया है ऐसा बताया हुआ है और अपन उसके बेसिस पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। राइट, तो 80,000 यूनिट्स तो अपन ने प्रोड्यूस कर लिया। उसके बाद में अपने को यहाँ पर बताया हुआ है कि 20 kg का रेट है बट 0.5 kg पर यूनिट लगता है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से एंड देन वी कैन माइनस 48,000 जो अपन ने एक्चुअल में यूज किया है मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, वो अपने को 20 दिया है। तो एफिशिएंसी वेरिएंस हो जाएगा। एक्सपेंडिचर में आपको सिर्फ डिफरेंस लेना है अपने कॉस्ट का। राइट, सो 48,000 एक्चुअल में यूज किया है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड रेट से माइनस जो एक्चुअल में अपने अमाउंट पे किया है वो, तो आपका आ जाएगा एक्सपेंडिचर वेरिएंस। इनडायरेक्ट मटेरियल में भी वैसे ही होगा, प्रोडक्ट टेस्टिंग में भी वैसे ही होगा, एनर्जी में भी वैसे ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बेसिस पर आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पूछ ली जाती है तो घबराना नहीं है। अपने को सिंपल सा कैलकुलेशन जो ओवरहेड के अंदर करते हैं वही यहाँ पर भी करना है, सिर्फ अपने को करना पड़ेगा एक्टिविटी वाइज। ऑलराइट, सो कॉस्ट ड्राइवर का आप ध्यान रखिए और उसके बेसिस पर अपने को कैलकुलेशन करना पड़ता है। अब अपने को फ्लेक्सिबल अमाउंट एक बार निकाल लेना चाहिए। सो फ्लेक्सिबल अमाउंट निकाल रहे हैं, वो क्या हो जाएगा 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 20 फॉर इनडायरेक्ट मटेरियल्स। प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए क्या हो जाएगा 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट टेस्टिंग का फ्लेक्सिबल अमाउंट और एनर्जी का हो जाएगा 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.20। इस तरह से आपने निकाल लिया। अब इसका 5% आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आता है 40,000, 1,20,000, 3,200। तो कहाँ पर आपको इससे ज्यादा वेरिएंस देखने को मिल रहा है वहां पर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। सो इन केस ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल्स आपको एफिशिएंसी वेरिएंस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। प्रोडक्ट टेस्टिंग के केस में भी आपको एफिशिएंसी वेरिएंस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए एंड एनर्जी के केस में भी आपको एफिशिएंसी वेरिएंस को ही इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। सो यू कैन एट लास्ट कमेंट कि आपको एफिशिएंसी वेरिएंस तीनों ही एक्टिविटीज के अंदर इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए। ऑलराइट, सो यहाँ पर अपना सोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। क्या यहाँ पर अपना काम खत्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ के बाद अपने को एक बार डिस्कस करना है एडिशनल क्वेश्चंस को। 3 एडिशनल क्वेश्चंस अपने को दिए हुए हैं, वो तीनों अपन डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद में हमें करना है RTP ऑफ नवंबर 20। हाँ जी, मैंने जब ये रिकॉर्डिंग किया है तब नवंबर 20 का RTP आ चुका है। सो नवंबर 20 का RTP हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो के अंदर, बट अभी आपको कंटिन्यू यहाँ पर रखना होगा। अभी हम लोग एडिशनल क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं।
तो चलिए अपने पहले एडिशनल क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। इट इज़ फ्रॉम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट, और यहाँ पर अपने को बताया हुआ है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो कि कीबोर्ड भी बनाता है और पियानो भी बनाता है। पियानो के अंदर तो उसका काफ़ी कस्टमाइजेशन होता है क्योंकि वो प्रोफेशनल्स के लिए बनाया जाता है। कीबोर्ड जनरली प्रोफेशनल्स नहीं होते, उन लोगों के लिए कीबोर्ड बनाया जाता है, तो उसके अंदर कस्टमाइजेशन कम होता है। ओके, पियानो के अंदर कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा है और कीबोर्ड के अंदर कम है। उसके बाद में अपने को यहाँ पर थोड़ा सा एडिशनल इन्होंने डिटेल बताया हुआ है कि कैसे यहाँ पर कस्टमाइजेशन किया जाता है पियानो के केस में। So customization requires the services of professional craftsmen. They are hired as subcontractors for such work based on the need. These craftsmen perform their services within the factory premises. For this, a special workspace is maintained by Melody. Melody charges its customers extra for subcontracting cost plus 10%. Alright, so subcontracting cost plus 10% चार्ज वो लोग अपने कस्टमर्स को करते हैं। दिस वुड कवर द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सबकॉन्ट्रैक्टिंग एंड एनी इंसिडेंटल ओवरहेड्स इनकर्ड। तो ये उनका मानना है कि 10% में हम लोग ओवरहेड्स को शायद कवर अप कर लेंगे। कीबोर्ड्स के अंदर तो कस्टमाइजेशन ज़्यादा है नहीं। फिर अपने को थोड़ा यहाँ पर कॉस्ट वॉस्ट का डिटेल दिया हुआ है। सो इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि पियानो के 1000 यूनिट्स ही सेल कर रहे हैं, कीबोर्ड के 10,000 कर रहे हैं। सेलिंग प्राइस अपने को बताया हुआ है। फिर मटेरियल कॉस्ट बताया हुआ है, डायरेक्ट लेबर, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स बताया है, एंड देन ग्रॉस प्रॉफिट पर आ गए। फिर प्रोडक्शन ओवरहेड्स का अपने को बाइफिकेशन करके यहाँ पर दिया हुआ है। ऑलराइट, तो अपने को क्या रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन के अंदर? सबसे पहले वी हैव टू डिस्कस द डिफरेंस इन ट्रीटमेंट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है कि अपन सारे के सारे कॉस्ट को लेते हैं और उसको माइनस कर देते हैं अपने रेवेन्यू में से, और फिर आपका क्या निकल के आता है? प्रॉफिट। ऑलराइट, और ये जो अब्जॉर्प्शन होता है अपने प्रोडक्शन ओवरहेड्स का, वो जनरली लेबर आवर के बेसिस पर किया जाता है। बट जब हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जाते हैं तो यहाँ पर कॉस्ट ड्राइवर अप्रोच के बेसिस पर हम लोग एलोकेट करते हैं अपने प्रोडक्शन ओवरहेड्स को। तो जो एक्टिविटी जहाँ पर लग रही है उसके बेसिस पर हम लोग एलोकेशन करते हैं, अपने को बेटर एलोकेशन करके मिलता है। तो यहाँ पर आप थोड़े से नंबर्स यूज कर सकते हो, जैसे कि इन्होंने बताया हुआ है कि ये लोग लेबर आवर के बेसिस पर एलोकेशन कर रहे हैं। जनरली अभी यहाँ पर लेबर आवर के बेसिस पर एलोकेशन हो रहा है, तो उसके बेसिस पर इन्होंने देखा प्रोडक्शन ओवरहेड्स का चार्ज कैसे हुआ, 4 crores 50 lakhs एंड 65 lakhs, राइट। बट अगर आप यहाँ पर देखते हो कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स के अंदर बाइफिकेशन करके क्या दिया हुआ है, सो दिस 50 lakhs इज ओनली फॉर स्पेस मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर सब कॉन्ट्रैक्टिंग वर्क। तो ये तो बाइफिकेट होना नहीं चाहिए दोनों के अंदर, ये तो सिर्फ पियानो को चार्ज होना चाहिए, राइट। सो ये आप पॉइंट मेंशन कर सकते हो अपने एनालिसिस के अंदर, डिस्कशन के अंदर। उसके बाद यू हैव बीन आस्क्ड टू लिस्ट द स्टेप्स टू इंप्लीमेंट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग विद इन मेलेडी। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कौन कौन सी एक्टिविटी आप कर रहे हो, फिर उसके पूल्स बना लो। जैसे यहाँ पर अपन ने एक्टिविटी करी रेंट, यूटिलिटीज, टू सपोर्ट स्टाफ, टू मेंटेन स्टोरेज, बट इसका एक पूल बनाया स्पेस मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर सब कॉन्ट्रैक्टिंग वर्क, राइट। तो आपने एक्टिविटीज निकाली अलग अलग, उसका पूल बनाया, उसके बेसिस पर आप देख रहे हो कितना कॉस्ट हो रहा है फॉर दैट पूल, तो वो कॉस्ट पूल भी आपने बना लिया। फिर आप एक्टिविटी वाइज एलोकेट करते हो, कैसे करोगे? पहले आपको निकालना पड़ेगा रेट, तो हर एक्टिविटी का पर यूनिट रेट क्या है, फिर आप पूरा एलोकेशन कर दोगे और उसके बाद में आपका प्रोडक्ट कॉस्ट आ जाएगा। सो इस तरह से आप इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का विद इन मेलेडी। फिर यू हैव टू असेस वेदर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वुड बी सूटेबल फॉर द पियानो एंड कीबोर्ड डिविजन्स। तो पियानो डिवीजन के अंदर तो ज़्यादा सूटेबल लग रहा है क्योंकि वहाँ पर कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा है, तो अपन हर कस्टमाइजेशन के लिए आइडेंटिफाई करके रख सकते हैं कि कितना अपने को कॉस्ट पड़ता है। उसके हिसाब से वी कैन डेफिनेटली एडजस्ट आवर प्राइजेस और उस तरह से अपन अपने कस्टमर्स को चार्ज कर पाएंगे, तो अपना पूरा कॉस्ट भी रिकवर हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन अगर देखें तो इन्होंने 50 lakhs का सब कॉन्ट्रैक्टिंग वर्क का स्पेस मेंटेनेंस का प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर किया है, बट इन्होंने यहाँ पर बताया सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट इज 3 crores 75 lakhs। अगर ये लोग अपने क्लाइंट्स को 10% इसका चार्ज कर रहे होंगे तो क्या होगा? 37,50,000, बट इन्होंने एडिशनली जो इनकर किया है एक्चुअल में वो है 50 lakhs। तो फिर आप पूरा कॉस्ट रिकवर नहीं कर पा रहे हो ना, प्रोडक्शन ओवरहेड्स का जो आपने एज्यूम किया था 10% में कवर अप हो जाएगा, बट वो आप कर नहीं पा रहे हो। तो फिर आपको इसलिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को यूज करना चाहिए पियानो के अंदर, बट कीबोर्ड के अंदर इसको करने का फायदा नहीं है ज़्यादा, क्योंकि एक तो वैसे ही प्रोडक्शन ओवरहेड्स आपका बहुत कम है यहाँ पर। ऑलराइट, 65 lakhs है व्हेन कंपेयर टू 4 crores 50 lakhs, तो ऑलरेडी बहुत कम है। डेफिनेटली एबीसी इंप्लीमेंटेशन का अपना खुद का कॉस्ट आएगा, उसका मतलब नहीं है कॉस्ट इनका करने का, क्योंकि प्रोडक्शन ओवरहेड्स कम है और कीबोर्ड के अंदर कस्टमाइजेशन भी कम है। सो अपने को पियानो के अंदर करना चाहिए, कीबोर्ड के अंदर नहीं करना चाहिए। एंड द फोर्थ पार्ट इज एडवाइज मेलेडी अबाउट द एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट एंड वेज टू इंप्रूव बिजनेस परफॉर्मेंस।
तो एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट की वजह से अपने को 3 चीज़ों का फायदा होगा। सबसे पहले तो अपन प्राइसिंग बेटर कर पाएंगे, कॉस्ट एलोकेशन बेटर हो गया तो प्राइसिंग भी बेटर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड फायदा ये होगा कि अपन एक्टिविटीज़ को जब बाइफिकेट करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसमें से वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई व्हाट इज वैल्यू एडिंग, व्हाट इज नॉन वैल्यू एडिंग, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये जो एडिशनल एडवांटेज अपने को एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट दे रहा है वो भी है, और उसके बेसिस पर ही तो आप अपना परफॉर्मेंस मेजरमेंट भी डिसाइड कर सकते हो। जैसे अपन ने कैलकुलेशन किया ना मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी का, एक अपन ने क्वेश्चन में देखा था कि जीआईटी इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एडिंग एंड नॉन वैल्यू एडिंग। तो ये अपने को एक अलग एडवांटेज देखने को मिलता है। इस तरह के 3 एडवांटेज आप लिख सकते हो और उसको आप डिटेल में डिस्कस कर सकते हो। ऑलराइट, सो ये क्वेश्चन आपका कवर अप हो जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज फ्रॉम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इजी क्वेश्चन है, देखने में डिफिकल्ट लगता है। अपने को यहाँ पर प्रोडक्शन एंड सेल्स दिया हुआ है, बजटेड एंड एक्चुअल, डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, उसका कितना क्वांटिटी अपने को रिक्वायर्ड रहेगा और कितना रेट है उसका। डायरेक्ट लेबर आज अपने को दिया हुआ है, नंबर ऑफ आज कितने है, रेट कितना है, और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड अपने को दिया हुआ है। उसके बाद इन्होंने बताया हुआ है कि ओवरहेड को इन्होंने फर्दर बाइफिकेशन किया है। सो बजटेड अलग है, एक्चुअल अलग है, बाइफिकेशन अलग अलग रहेगा। कॉस्ट कौन सी है, मटेरियल हैंडलिंग और सेटअप। एक्टिविटी भी उसकी बताई हुई है। तो यहाँ पर अपने को 2 चीज़ें करने को मिल रही है, एक तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और एक नॉर्मल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, राइट। तो रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड्स रिलेटिंग टू 4th क्वार्टर वर मेड एज फॉलोज। तो यहाँ पर अपने को रिवीजन दिख रहा है स्टैंडर्ड्स के अंदर। मटेरियल कंटेंट पर यूनिट 2 kg, ओरिजिनल स्टैंडर्ड, रिवाइज स्टैंडर्ड इज 2.25 kg। कॉस्ट ऑफ मटेरियल चेंज हो रहा है, डायरेक्ट लेबर आज चेंज हो रहा है। और आपको सबसे पहले निकालना होगा प्लानिंग एंड ऑपरेशनल, बिल्कुल। कैलकुलेट प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस रिलेटिंग टू मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूसेज, लेबर एफिशिएंसी एंड लेबर रेट। उसके बाद वी हैव टू कैलकुलेट ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी वेरिएंस यूजिंग ABC कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स। तो बहुत ही सिंपल सोल्यूशन होगा इसका, अपन जैसे नॉर्मली करते आ रहे हैं वैसे ही करना है। आपको एक बनाना पड़ेगा ओरिजिनल एस्टिमेट का, ओरिजिनल स्टैंडर्ड का, फिर रिवाइज स्टैंडर्ड का, और फिर आपको बनाना होगा एक्चुअल का। तो आप निकालोगे अपना प्लानिंग एंड ऑपरेशनल, और ये आप निकालोगे मटेरियल्स के लिए भी और लेबर आवर्स के लिए भी। तो 2 अलग अलग टेबल बनेगी, एक मटेरियल्स के लिए और एक आवर्स के लिए। तो यहाँ पर 2 लाख अपने को दिया हुआ है केजीज, बट ये है 1 लाख यूनिट्स के लिए। तो अपना अभी जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड है वो है 2 kg, बट आपको रिवाइज्ड के अंदर 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2.25 करना पड़ेगा। इस तरह से हो जाएगा आपका ओरिजिनल स्टैंडर्ड और रिवाइज स्टैंडर्ड, और एक्चुअल तो आप ले ही लोगे 1,10,000 यूनिट्स के लिए अपन ने लिया है 2,50,000 kg और 31.20 उसका रेट है। और यहाँ पर रेट भी चेंज हो रहा है, तो वो रेट को भी आपको यहाँ पर अलग से एडजस्ट करना पड़ेगा। सो आपको यहाँ पर रेट का वेरिएंस भी देखने को मिलेगा प्लानिंग और ऑपरेशनल के अंदर, बट अपने को लेबर आवर्स के अंदर देखने को मिलता है कि सिर्फ आपको एफिशिएंसी वेरिएंस देखने को मिलेगा, रेट का वेरिएंस देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज आपका जो रेट है वो सेम रह रहा है, राइट। रेट चेंज नहीं हुआ एक्चुअल और बजटेड के अंदर, और आपका रिवाइज भी नहीं हुआ है स्टैंडर्ड, तो रेट का वेरिएंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, एफिशिएंसी वेरिएंस आपको देखने को मिल जाएगा। फिर जब अपन आते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पर, तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। अपने को यहाँ पर दिया हुआ है कि वी आर प्रोड्यूसिंग इन एक्चुअल 1,10,000 यूनिट्स, और ये जो अपने ड्राइवर्स दिए हुए हैं, एक्टिविटी के नंबर्स दिए हुए हैं, वो अपन ने बजट बनाया 1 लाख यूनिट्स के हिसाब से। सो अगर 1 लाख यूनिट्स को मुझे प्रोड्यूस करके सेल करना होता है और उसमें मेरा मटेरियल हैंडलिंग का कितने ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं, वो 8,000 होते हैं। सो 1,10,000 के लिए कितने हो जाएंगे, 1,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 8,000 अपॉन 1 लाख। सो वो आ जाएगा आपका 8800, और 8800 के साथ में आप 8500 का कंपैरिजन करोगे तो आपका एक तो निकलेगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स का डिफरेंस, वो हो जाएगा एक वेरिएंस, और दूसरा आपका निकलेगा रेट का वेरिएंस, राइट। रेट का वेरिएंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मटेरियल हैंडलिंग बजटेड 96,000 डिवाइडेड बाय 8,000, ये आया स्टैंडर्ड रेट, और एक्चुअल रेट निकालोगे 124,000 डिवाइड बाय 8500। सो एक्चुअल रेट आ जाएगा, रेट का डिफरेंस भी आप निकाल लोगे। एकदम सेम वे में सेटअप का भी आप निकाल सकते हो। सो क्वेश्चन ईजी है, बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं है। देखने में थोड़ा सा टिपिकल लग जाता है क्योंकि काफ़ी कुछ उन्होंने टेबल में दिया हुआ है, काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं, एक्टिविटी बेस को भी साथ में लेके आते हैं, तो वैसे ही कोई भी कंफ्यूज हो सकता है, बट सिंपल सा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द लास्ट क्वेश्चन, एक्वेटिक फीड इज द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ फिश एंड अदर सी एनिमल फीड। बहुत सारा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है, अपने को बताया है अल्टीमेटली कि ये इनका स्टैंडर्ड का टेबल है। इंग्रेडिएंट्स लगते हैं बी को बनाने में B1, B2 एंड B3। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी लगती है इन केजीज दिया है, कॉस्ट पर केजी दिया है, एंड कॉस्ट पर 100 kg ऑफ बी भी अपने को दिया हुआ है। ऑलराइट, तो इस तरह से इन्होंने एक स्टैंडर्ड टेबल बना के दिया। उसके बाद अपने को नोट्स में काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो इन्होंने यहाँ पर बोला है B1, B2 एंड B3 आर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, देयर क्वालिटी एंड प्राइस चेंज सिग्निफिकेंटली एवरी ईयर। Standard prices are determined at the average market price over the last 3 years. AF has a purchasing manager responsible for purchasing and pricing. The standard mix is decided by the managing partner having 15 years rich experience in agricultural field. The last time this was done at time of launching the B, that was 6 years back.
द स्टैंडर्ड मिक्स हैज नॉट बीन चेंज्ड सिंस। तो अपने को ऑलरेडी इन्होंने बताया क्वालिटी और प्राइस चेंज हो रहा है और आपने मिक्स को 6 साल में चेंज नहीं किया है, तो डेफिनेटली इसका एक इम्पैक्ट अपने को देखने को मिल सकता है। डेफिनेटली अगर आपका हर साल बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है प्राइस और क्वालिटी के अंदर, तो आपको अपना मिक्स भी चेंज करना पड़ेगा ना अकॉर्डिंगली, एंड वो इन्होंने यहाँ पर किया नहीं है। मिक्सिंग एंड हीटिंग प्रोसेस आर सब्जेक्ट टू सम evaporation loss. Okay. In current month, 4605 kg of B was produced using the following ingredients. तो अपने को B1, B2, B3 तीनों का एक्चुअल क्वांटिटी बताया, कॉस्ट पर केजी दिया है एंड टोटल कॉस्ट ऑफ B अपने को यहाँ पर बताया हुआ है। देन एट एवरी मंथ एंड द प्रोडक्शन मैनेजर रिसीव्स अ स्टेटमेंट फ्रॉम द मैनेजिंग पार्टनर। दिस स्टेटमेंट कंटेन्स मटीरियल प्राइस एंड यूसेज वेरिएंस फॉर द मंथ एंड नो अदर फीडबैक ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस इज प्रोवाइडेड। तो सिर्फ वेरिएंस कैलकुलेट करके दिया जा रहा है, कोई फीडबैक नहीं दिया जा रहा है। व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम अ साइड इज टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम इन एक्वाटिक फीड। तो सबसे पहले अपने को कैलकुलेशन करना चाहिए स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच का वेरिएंस। वो वेरिएंस का कैलकुलेशन मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है, नॉर्मल वेरिएंस कैलकुलेशन ही आप कर सकते हो। वेरिएंस कैलकुलेशन करना है, उसके बेसिस पे आपको लिखना पड़ेगा अपना एनालिसिस और साथ में डिस्कशन ये करना पड़ेगा जो अपन ने पॉइंट 2-3 डिस्कस किए सबसे पहले, तो कि 6 साल में आपने रिवाइज नहीं किया है, ये आपको इसका डेफिनेटली इंपैक्ट देखने को मिलेगा अपने वेरिएंसेस के ऊपर। आपको मिक्स वेरिएंस देखने को मिल सकता है, हो सकता है वो फेवरेबल दिख रहा हो क्योंकि इन्होंने चेंज कर दिया अपना मिक्स, बट डेफिनेटली इसका मतलब ये होता है कि ये तो आप क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, आपका ओरिजिनल क्वालिटी जो रहेगा बी का वो शायद कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, बट आपको साथ में रिवाइज करना चाहिए अपने स्टैंडर्ड को, ताकि आप करेक्ट एनालिसिस कर पाओ कि आपका मिक्स कैसा होना चाहिए और कैसा हो रहा है, राइट। सो आपको डेफिनेटली जो अपन बोलते हैं कंट्रोल सिस्टम अगर आप लोग को यूज कर रहे हो तो उसको रेगुलर बेसिस पर अपडेट करना होता है। आप आउटडेटेड स्टैंडर्ड्स को यूज नहीं कर सकते ईयर ऑन ईयर, उसकी वजह से आप इंप्रूवमेंट नहीं ला पाओगे। ऑलराइट, सो ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि इनका जो प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर हर महीने के एंड पर प्रोडक्शन मैनेजर को एक स्टेटमेंट मिलता है मैनेजिंग पार्टनर से, बट इस स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ इन्होंने मटीरियल प्राइस और यूसेज वेरिएंस कैलकुलेट किया है फॉर द मंथ, और कोई और फीडबैक इसके अंदर दिया नहीं जाता है। सो अपने को फीडबैक यहाँ पर प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो फीडबैक प्रोवाइड करेंगे तभी तो अपने को पता, तभी तो वो मैनेजर समझ पाएगा कि उसको कहाँ पर इंप्रूवमेंट करना चाहिए। और अपने को डेफिनेटली यहाँ पर प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस को लेके आना चाहिए, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड आपको चेंज करना पड़ेगा, रिवाइज स्टैंडर्ड्स को लेके आना पड़ेगा। सो प्लानिंग वेरिएंस कैलकुलेट करो, ऑपरेशनल वेरिएंस कैलकुलेट करो, वो ऑपरेशनल के बेसिस पर आपको मैनेजर को असेस करना पड़ेगा, उसके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, तभी आपका मैनेजर मोटिवेट भी होगा। अगर आप देख रहे हो कि आपका फॉल्ट है, आपने मिक्स को चेंज नहीं किया या फिर आपने स्टैंडर्ड को चेंज नहीं किया और उसके बाद आपका वेरिएंस बहुत ज़्यादा एडवर्स दिख रहा है या बहुत ज़्यादा फेवरेबल दिख रहा है, तो उसमें होगा क्या कि बहुत ज़्यादा फेवरेबल दिखेगा तो उसके लिए आप मैनेजर को बेनिफिट प्रोवाइड करोगे, मैनेजर को आप प्रोबेबली कोई इंसेंटिव दे दोगे, राइट, ये बोनस दे दोगे, तो उसकी वजह से अपन उसको रिवॉर्ड कर रहे हैं बिना उसके कंट्रोल के। एट द सेम टाइम अगर बहुत ज़्यादा एडवर्स हुआ तो अपन उसको रिवॉर्ड नहीं करेंगे, अपन उसको पनिश कर देंगे उल्टा, तो वहाँ पर उसको डीमोटिवेशन क्रिएट होगा। इस तरह से मैनेजर्स डीमोरलाइज होते हैं। तो ये अपने को लिखना पड़ेगा, ये सारे पॉइंट्स आपको लेके आने पड़ेंगे अपने परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाले टॉपिक से। इसके जो भी जनरल पॉइंट्स है वो आप साथ में डिस्कस कर सकते हो। एट द सेम टाइम यू हैव टू ब्रिंग इन द नंबर्स फ्रॉम योर कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस और उसके बेसिस पर आप एनालिसिस करोगे। ऑलराइट, सो इस तरह से अपन तीनों एडिशनल क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन मिलते हैं आरटीपी नवंबर 20 के डिस्कशन के साथ में। ऑलराइट, सो बाय गाइस, सी यू टुमारो।